DAE 182। आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है, अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट कोड होगा BHDAE। BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, ये आपका सब्जेक्ट कोड रहने वाला है। आज का इसमें हमारी जो क्लास है, चैप्टर नंबर 7 है, या कह सकते हैं यूनिट नंबर क्या है, 7 है, हिंदी वाक्य रचना। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले की क्लासेस मैंने पढ़ा रखी है। अगर आप इस चैनल पर आएंगे, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप जैसे ही चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपको, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर BHDAE 182 को क्या होगी, आपको क्लास मिल जाएगी। और आप इस चैनल पर आकर के क्या कर सकते हैं, आप अपने ये जो सब्जेक्ट है, ये मैंने क्लासेस में सारी करवा रहा हूँ, और एक लंबी भी हम लोग क्लास करेंगे, बहुत जल्द करने की कोशिश करते हैं। आप इस चैनल पर आकर के बाकी मैंने जो क्लासेस करवा रखी है, आप उनको अभी आकर के क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आकर के यहाँ पर बाकी जो क्लासेस उनको जरूर देख सकते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। चैप्टर 7 में अगर देखिए, ये इम्पोर्टेंट है अवनीति, ठीक है। अवनीति काफी पिछली बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जून में आया था, अवनीति क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे 7.7 में क्या है, वाक्य के भेद रचना के आधार पर। जैसे अगर बताऊं, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यानी सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य, ये 5 नंबर या 10 नंबर में। एक चीज बता दूं, आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता ज्यादातर आएगा, और 10 नंबर के लिए 2 से 3 पेज लिखना पड़ता है, मिनिमम 2 तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही घंटे का पेपर है, ठीक है। और 7.8 में क्या है, वाक्य के भेद यानी अर्थ के आधार पर, यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य क्या होता है। तो जो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इन तीनों में से अगर मैं, मुझे लगता है एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस चैप्टर से आने की, क्वेश्चनों की आने की ज्यादा संभावना लग रही है, आ सकता है, क्योंकि जून में देखोगे तो अवनीति आ चुका है, तो इस बार अवनीति भी को देखेंगे, दोनों चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य के भेद देखते हैं, वाक्य के भेदों में रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उसके बाद हम लोग करेंगे 7.3 अवनीति, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है ना, 7.3 और 7.7 7.8, यही आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इन्हीं को ज्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और इनकी आने की संभावना भी इन्हीं की रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिएगा 7.7 क्या है, वाक्य के भेद रचना के आधार पर। अगर मैं बात करूं तो वाक्य कितने प्रकार का होता है, तो वाक्य जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई मेरे, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 भेद है, यानी रचना के आधार पर अगर आप देखेंगे तो जो वाक्य होता है उसमें कितने भेद हैं, 3 है, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक, ठीक है, ये 3 वाक्य हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हमारा क्या है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना रहती है, जैसे कई बार पूछ लेंगे, सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल बोलो या साधारण बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिएगा क्या करें, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। कहते हैं कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होते हैं, यानी जिस वाक्य में एक ही बात कही गई हो, उसी को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, सरल वाक्य है। तुम सब क्लास पढ़ रहे हो, सरल वाक्य है। देखो, सरल वाक्य का मतलब यानी जिसमें एक ही उद्देश्य है, यानी एक ही सेंटेंस, यानी एक ही बात बोली जा रही है। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं घूमता हूं, मैं वहां गया था, मैं वहां आई थी। इस टाइप के जो वाक्य हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। जैसे मोहन सेब खाता है, शीला बाजार जाती है। तो भाई शीला बाजार जाती, एक ही बात पता चले कि शीला बाजार जाती, हो गया काम। और जैसे मोहन सेब खाता है, ठीक है, हाँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मम्मी खाना बनाती हैं, पापा बाजार जाते हैं। इस टाइप के जितने वाक्य हैं जिसमें एक ही बात है, यानी जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, यानी एक ही बात कही जा रही है, यानी एक ही उद्देश्य होता है, उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। आप एग्जाम में ना इसके 15-20 एग्जाम्पल लिख देना पेपर में,
जैसे आगे एग्जाम में सरल वाक्य बताओ, सरल वाक्य तो बता दी भाई, सरल वाक्य हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो एग्जाम्पल खूब भर देना, क्योंकि 5 नंबर के लिए एक पेज लिखना पड़ेगा, 10 नंबर के लिए 2 पन्ने। तो एग्जाम्पल आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं कि कई सारे लिख देना, एग्जाम्पल इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा तभी ज्यादा नंबर है। तो सरल वाक्य वही होता है जिसमें एक बात है, जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, तुम सब कह सकते हो कि हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, मम्मी खाना बनाती, यानी जिन वाक्यों में सिर्फ एक बात तो समझते, यानी वन ही सेंटेंस है। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे अभी अगला हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, जिसमें दो बातें, जैसे मैं खाना बना रहा हूं लोगों को खिलाने के लिए, तो इसमें दो बात होगी, बना रहा हूं और किसको खिलाने के लिए, तो दो बातें हो जाती है ना। तो यानी सरल वाक्य अगर देखो, सरल वाक्य उसी को कहते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य हो, यानी एक ही बात कही जा रही है। जैसे मोहन सेब खाता है, वो पुस्तक पढ़ते हैं, मैं गमलों में पानी देता हूं, ठीक है, इस टाइप के जितने वाक्य हैं सारे सरल वाक्य हैं जिसमें एक ही बात कही जा रही। अगला देखिएगा, संयुक्त वाक्य या किसे कहते हैं, अगला हमारा क्या देखिएगा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है दो वाक्य जहां पर हैं, संयुक्त यानी ज्वाइंट जहां पर रहते दो आ जाते हैं, संयुक्त कहते हैं उन्होंने। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य, करें भाई मेरे, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वह संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य, यानी संयुक्त वाक्य को क्या बोला जाता है, यौगिक वाक्य भी कहा जाता है। क्या बोला जा रहा, यानी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हैं वो संयुक्त वाक्य या यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। सरल वाक्य में देखो, सरल वाक्य हमेशा जोड़े में आता है, उसमें दो बात दिखाई देगी, ठीक है, उसमें दो बात, हमेशा दो बातें, यानी दो वाक्य रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यानी सरल सॉरी संयुक्त वाक्य का मतलब ये होता है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो कि जिस वाक्य में दो उद्देश्य होते हैं, या हमें दो उद्देश्य पता चलता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं ताकि एग्जाम पास हो जाए, भाई मैं पुस्तक पढ़ता हूं एक बात हो गई, ताकि यानी क्यों, यानी ताकि बात, ताकि एग्जाम पास हो जाए, ये दूसरी बात हो गई। तो इस प्रकार के जितने वाक्य होंगे वो कितने क्या होंगे, वो सारे संयुक्त वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य का मतलब यही दो बातें आएंगी, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं चाय बना रहा हूँ, पापा को चाय देने जाऊंगा, या इस प्रकार से कहते हैं, यानी जिनमें दो बातें। जैसे अगर आप देखोगे ना, इससे समझ में आ गया, एग्जाम्पल देखो, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, दो बात हो गई ना भाई, बिजली आई और चली गई, दो बात है। ये क्या होगा, एक प्रकार से क्या होगा, ये संयुक्त वाक्य है। अगला देखिएगा, आप चाय पिएंगे या कॉफी, यानी जैसे आप चाय पिएंगे एक बात हो गई, या कॉफी ये दूसरी बात हो गई। यानी जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उद्देश्य हैं, या जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ना, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, इसमें दो बात है ना, बिजली आई और वह चली गई, दो बात हो गई ना। अगला देखोगे, यहां से जल्दी चलिए, देखो, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, जल्दी चलिए एक बात हो गई, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी ये दूसरी बात है। तो अगर आप देखेंगे, इसमें जो संयुक्त वाक्य होता है, इसमें हमें क्या होता है, दो बातें दिखाई देती हैं, यानी दो वाक्य होंगे, क्या होंगे, इसमें दो वाक्य होंगे। देखिएगा, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अगला देखोगे, जैसे क्या है, मैं आपके साथ चलता हूं, क्या करें, मैं आपके साथ चलता हूं, ठीक है, किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दो बात है ना। जैसे मैं आपके साथ चलता हूं किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आप देखोगे इसमें दो वाक्य है। जैसे पहला क्या है, मैं आपके साथ चलता हूं एक बात हो गई, किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं दूसरी बात हो गई, यानी क्या है, इसी को तो बोलेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य ही तो है भाई ना। इसमें दो वाक्य आ रहे हैं, दो बातें कही जा रही हैं, दो सेंटेंस बोले जा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, क्या, मुझे घर पर काम है इसलिए मैं विद्यालय नहीं आऊंगा, क्या, मुझे घर पर काम है एक बात हो गई, एक वाक्य हो गया, और इसलिए यानी मैं इसलिए मैं विद्यालय नहीं आऊंगा, ये दूसरी बात हो गई। तो यानी अगर आप देखेंगे कि जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो या दो से सरल वाक्य होते हैं, या जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उद्देश्य मिले होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जितना भी देखोगे सभी में दो बातें कही गई हैं, बिजली आई चली गई, बिजली आई और वह चली गई, दो बात हो गई। आप चाय पिएंगे या कॉफी, दो बात हो गई ना। आप जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, दो बात हो गई, ठीक है। मैं आपके साथ चलता हूं किंतु मेरा स्वास्थ्य
ठीक नहीं है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कितनी आपको दो बातें दिखाई देंगी। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें हमें क्या दो बातें दिखाई देती है, यानी दो वाक्य इसमें सम्मिलित है भाई मेरे, ठीक है। इसमें क्या है, जहां पर हमें दो या दो से अधिक वाक्य सम्मिलित हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे बताया ना कि मुझे घर पर काम है, एक बात हो गई यानी एक वाक्य है। और दूसरा क्या गया, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आऊंगा। तो दो वाक्य हो गए ना, दो वाक्य मिलकर ही क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। क्या करते हैं भाई मेरे, संयुक्त वाक्य। कितने वाक्य मिलकर बनाते हैं संयुक्त वाक्य, क्या बोलोगे, दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर के क्या करते हैं, एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं या संयुक्त वाक्य कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे यहाँ पर संयुक्त वाक्य और भी बता रखे हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या बता रखा है, पिताजी चाय पीते हैं, वन हो गया, पीते हैं, और सायंकाल को कॉफी पीते हैं। यानी पिताजी तो सुबह चाय पीते हैं और शाम को कॉफी पीते हैं, यानी दो देखोगे, पिताजी चाय पीते हैं और पिताजी सायंकाल को यानी शाम को इवनिंग में क्या पीते भाई मेरे, कॉफी पीते हैं। इसमें दो वाक्य आ गए ना, दो वाक्य हैं, और दो सरल वाक्य क्या है बता रहा ना, कि दो सरल वाक्य मिलकर के क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। संयुक्त वाक्य क्या करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। जैसे मोहन कल मुंबई जाएगा, राजेश कोलकाता। कह रहा है कि भाई मोहन जो है कल मुंबई जाएगा और जो राजेश है वह कोलकाता जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि दो वाक्य आ गए ना, कि मोहन कल मुंबई जाएगा और जो राजेश है वो कोलकाता जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें हमें दो वाक्य दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं संयोजक। संयोजक यानी दो संयुक्त, सॉरी संयोजक बोलते हैं, संयुक्त वाक्य यानी मिल करके, संयुक्त यानी ज्वाइंट वाक्य होते हैं, दो वाक्य यानी दो सरल वाक्य मिलकर के क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे इसमें जितने भी एग्जाम्पल ले रखे हैं, आप एग्जाम में एग्जाम्पल और भी ज्यादा लिख करके आना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम 2 पेज या 1 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य को कई बार जटिल वाक्य भी कहते हैं। क्या बोलोगे, मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य किसे कहते हैं, ये अभी मैं बताऊं तो शायद एग्जाम में आ चुका है, शायद जून में आया था, ठीक है। देखिएगा, मिश्र वाक्य में एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होता है। क्या होता है कि पहली बात है कि मिश्र वाक्य में पहला एक तो मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होता है, ठीक है। या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। अधिक गौण का मतलब यानी जो साइलेंट थोड़ा रहता है, या आश्रित वाक्य रहता है। गौण उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ में अभिव्यक्त के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। यानी कह रहे हैं कि जो गौण उपवाक्य होता है वो क्या होता है भाई, गौण उपवाक्य यानी पूरा अर्थ नहीं देता है, इसलिए वह जो मुख्य उपवाक्य है उस पर आश्रित रहता है, डिपेंडेंट रहता है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य जो होते हैं, जैसे जो, वह, तब, जब, तब, जैसा, वैसा, क्योंकि, आदि, तो, यानी क्या होते हैं, योगों के जुड़े होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, अध्यापक ने बताया, एक हो गया ना, ये क्या है, एक अगर आप देखोगे गौण वाक्य, अध्यापक ने बताया कल स्कूल में छुट्टी होगी, यानी अगर कल स्कूल में छुट्टी होगी, क्या, ये अगर आप देखोगे तो क्या है, एक प्रकार से अगर आप देखोगे ये उपवाक्य है, लेकिन अध्यापक ने बताया इसको मिला रहा है, तो अध्यापक ने बताया तो गौण वाक्य हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे कल स्कूल में छुट्टी होगी, या इस पर आश्रित है ना, अध्यापक ने बताया कल स्कूल में छुट्टी होगी, यानी ये दो चीज मिलकर के क्या कर रही है, नहीं कह सकते हो कि एक गौण वाक्य और एक उपवाक्य मिलकर के क्या बनाते हैं, मिश्र वाक्य बना रहे हैं ना। जैसे अगर आप देखोगे, जो लड़का कमरे में बैठा है, क्या करें, जो लड़का कमरे में बैठा है, अगर आप देखोगे तो एक उपवाक्य है, वह मेरा भाई है। क्या बता रहा, वह मेरा भाई है, क्या ये गौण वाक्य हो गया। इधर गौण वाक्य इस साइड घूम गया, ये गौण वाक्य है, वह मेरा भाई है, इसका कोई मतलब वाक्य बनता नहीं, वह मेरा भाई है अलग चीज होगा। लेकिन जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो इसमें देख यानी क्या होगा, मिश्र वाक्य में क्या होता है भाई मेरे, अगर आप देखेंगे तो एक, अगर आप देखेंगे एक क्या होता है, अगर एक इसमें गौण वाक्य होगा, एक गौण उपवाक्य होता है और एक उपवाक्य, यानी दोनों मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं। अगला देखिएगा, जब मैं छोटा बच्चा था, क्या बोला, जब मैं छोटा बच्चा था तब साइकिल खूब चलाता था। तो अगर आप देखेंगे इसमें एक वाक्य है और दूसरा गौण वाक्य, एक उपवाक्य है और गौण उपवाक्य है। जैसे जब मैं छोटा बच्चा था, तो ये स्वतंत्र है, देखो ये बोलता है ना कि जो मिश्र वाक्य क्या होगा, वह स्वतंत्र होगा,
जैसे जब मैं छोटा बच्चा था, एक बात निकल गई और ये स्वतंत्र है, और इसके साथ जो देखोगे, तब मैं खूब साइकिल खूब चलाता था, तब साइकिल खूब चलाता था, ये क्या होगा, ये उपवाक्य है। ये क्या है, एक उपवाक्य है जो इस पर डिपेंडेंट है, यानी कि बोलोगे कि जैसे देखोगे अध्यापक ने बताया कि, ये स्वतंत्र है, ठीक है, उपवाक्य है, लेकिन दूसरा जो उपवाक्य है ना, इस पर आश्रित दिखाई देगा। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है, ये भी देख लोगे, और फिर देखो हमारे भाई है, तो दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, लेकिन दोनों आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, यानी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। ये किसमें होता है, मिश्र वाक्य में होता है। अगर देखोगे, जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगे, यानी जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगे, क्या है, इसमें दो वाक्य हैं, अगर आप देखो दोनों ही क्या है, एक गौण वाक्य है, जैसा जैसे जो मैं कहूंगा, एक गौण वाक्य है, अगर आप देखेंगे तुम वैसा करोगे, ये उपवाक्य है, मिलकर के क्या बना रहे हैं, मिश्र वाक्य बनाते हैं। मिश्र का मतलब जटिल वाक्य होता है, जिसमें एक पता करना है, उसको हम बोलते हैं मिश्र का, एक मिक्स्ड होता है, मिलकर के जब, यानी एक एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्या करता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट है, यानी कह सकते हैं कि निर्भर है, जिसको हम बोलते हैं आश्रित। आश्रित का मतलब होता है निर्भर, यहाँ लिख रखा है ना, आश्रित रहता है, तो उसी को बोलते हैं। जैसे अगला देखोगे, मोहन आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। मोहन आज विद्यालय नहीं गया, एक वाक्य हो गया, क्योंकि वह बीमार है। देखो, क्योंकि वह बीमार है, जो ना वो आज मोहन विद्यालय नहीं गया, इस पर आश्रित है। तो अगर आप देखेंगे तो मोहन आज विद्यालय नहीं गया स्वतंत्र भी है, एक एक वाक्य बन जाता, भाई भाई मोहन विद्यालय नहीं गए, एक लाइन हो गई, सेंटेंस हो गया। लेकिन क्योंकि वह बीमार है तो उपवाक्य है, और मोहन आज विद्यालय नहीं गए, इस पर हमको आश्रित दिखाई देता है ना। तो यही बता रहे ना कि मिश्र वाक्य जो होगा, उसमें एक वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य होगा, और जो वाक्य होगा वह स्वतंत्र होता है, और उपवाक्य क्या होता है, वो एक प्रकार से निर्भर या आश्रित हमें दिखाई देता है। ठीक है, कई बार हमें वाक्य हमें गौण भी दिखाई देगा, उसी बता रहे हैं। अगला देखिएगा, यदि इस बार वर्षा ना हुई, क्या बोला, एक हो गया ना, यदि इस बार वर्षा नहीं तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। जो सारी फसल नष्ट हो जाएगी ना, तो अगर आप देखेंगे इस बार वर्षा नहीं हुई, इस पर क्या आश्रित आपको दिखाई देगा ना। तो इन वाक्यों में आपको ये चीजें दिखाई देगी। आपके एग्जाम में अगर मिश्र वाक्य आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल जो है ना, इसमें 10 5 6 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप इनको ज्यादा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये, अगर देखो, अगर एग्जाम में सिर्फ आपसे मिश्र वाक्य पूछेगा, या सरल वाक्य पूछेगा, संयुक्त वाक्य पूछेगा, तो या खाली जैसे पूछ लिया कि संयुक्त वाक्य क्या है, या पूछ लिया मिश्र वाक्य, तो 5 नंबर में आएगा। और जब पूरा पूछेगा, पूरा मतलब क्या होता है भाई मेरे, जब आपसे पूछेगा वाक्य के भेद बताओ रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताओ, तो आपको तीनों बताना पड़ेगा, सरल वाक्य भी बताना पड़ेगा, मिश्र वाक्य भी बताना पड़ेगा, और संयुक्त वाक्य भी। तो अब 10 नंबर में आएगा, तब क्या होगा, ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है। ठीक है, अगर अकेला आ गया, सरल वाक्य आ गया, खाली सरल वाक्य पूछा है, या खाली संयुक्त वाक्य पूछा है, या खाली मिश्र वाक्य पूछा है, तो यहाँ अकेला आता है, यानी 5 नंबर का आएगा। और पूछेगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताओ, तब यह 10 नंबर में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, क्योंकि बड़े में आएगा तो तीनों लिखना पड़ेगा, 10 नंबर में तीनों लिखना पड़ेगा, और 5 नंबर में एक ही आता है। ठीक है, 5 नंबर में एक पेज लिखना है, 10 नंबर में 2 से ढाई पेज, 3 पेज मत लिखना, 3 पेज वही लिखे जिसके तेज लिख सकते हो लिख लेना, क्योंकि 2 ही घंटे का पेपर है, 50 नंबर का पेपर है इस होता, और 18 नंबर वाला इसमें पास होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, वाक्य के भेद भी, लेकिन अर्थ के आधार पर क्या है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, विधानवाचक वाक्य क्या होता है, अब यहाँ देखना, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, क्या बता रहे हैं, जो वाक्य अर्थ के आधार पर अगर देखोगे, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार का होता है, 8 टाइप का है, 8 प्रकार का। सबसे पहले का विधानवाचक, जिसमें किसी बात या कार्य होने का बोध है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई काम हो गया हो, या काम होना का बोध हो, यानी संभावना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विधानवाचक, यानी जिसमें कार्य पूर्ण हो गया हो। जैसे अगर आप देखो ना, वह आया था, मैं गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इन वाक्यों में देखो क्या है, इसमें जो कहीं बात कही जा रही है वो पूरी हो जा रही है, इसी को बोल रहे हैं। यानी जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के पूर्ण होने की संभावना है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यानी जिन वाक्यों में किसी बात के या किसी काम के होने की संभावना है, या उसका बोध है,
उसी को हम क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, निषेधवाचक या नकारात्मक, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य वह होता है जिसमें कोई बात नहीं हो रही है, यानी यानी जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के ना होने की बात कही गई या ना होने का भाव प्रकट है, जिन वाक्यों में किसी काम के नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, ये कहा जा रहा है। देखो, वह नहीं आया, मतलब नहीं आया, नहीं की बात, इस समय वर्षा नहीं हो रही, मैं कुछ ना कर सकता, यानी कह सकते हो कि जिन वाक्यों में कार्य ना होने की संभावना हो, या कह सकते हो जिन वाक्यों में कार्य नहीं हुआ होता है, उन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक या निषेध वाक्य वह होता है जिसमें किसी बात या किसी कार्य ना होने की बात कही गई हो, या जिनमें किसी बात या कार्य ना होने का भाव प्रकट होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य बोलते हैं ना। अगला देखिएगा, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, देखिएगा, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, इसमें किसी बात या किसी कार्य होने की आज्ञा प्रार्थना है, यानी जिन वाक्यों में किसी काम के लिए, किसी बात के लिए अगर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, या आपको कोई उपदेश दिया जा रहा है, इन वाक्यों को आज्ञावाचक, देखो यहाँ से चले जाओ, आपसे कहा जा रहा है ना भाई यहाँ से चले जाओ, या आपसे आज्ञा करिए, बोला जा रहा है, तो अभी मत आओ, यानी अभी मत आओ, क्या है, एक प्रकार की क्या है, प्रार्थना की जा रही, भाई मेरे अभी मत आइए, ठीक है, प्रार्थना, रिक्वेस्ट की जा रही ना। जैसे किसी का जी न दुखाना, क्या है, ये आपसे उपदेश दिए जा रहे हैं, भाई किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक वाक्य बोला जाता है। आज्ञावाचक वाक्य क्या है, जिसमें किसी बात या कार्य या प्रार्थना की बात या कोई उपदेश दिया जा रहा है, वो क्या होता है, आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक बोलते हैं, यानी जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। क्या तुम रूठ गए हो, भाई क्या तुम सच में नाराज हो, रूठ गए हो, ये क्या प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान भी लगेगा इसे, ठीक है। मेरी पुस्तक कहाँ है, ये प्रश्नवाचक है। वह क्या कर रहे हैं, कौन बाहर है, मैं उनसे कब मिलूंगा, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है या कोई प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हीं को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, विस्मय आदि बोधक वाक्य क्या होता है, क्या है, विस्मय आदि बोधक, यानी जिसमें जिन वाक्यों में कोई आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, या हर्ष यानी खुशी प्रकट की जा रही है, या शोक प्रकट किया जा रहा है, या कोई घृणा प्रकट, यानी जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा प्रकट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्मयादक। जैसे क्या सुंदर स्थान है, यानी एक प्रकार का आश्चर्य हो रहा ना, भाई कितना सुंदर जगह है, कितना सुंदर आदमी है, ठीक है। अगला देखो, आह तुम आ गए, एक प्रकार से आश्चर्य, अरे तुम आ गए, इस प्रकार का। हे राम अब मैं क्या करूं, हे राम क्या, एक प्रकार का अगर आप देखोगे तो बड़ा विस्मय, एक आश्चर्य हो रहा है, हे राम अब मैं क्या करूंगा। इनको हम क्या बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य बोला जाता है। ठीक है, इच्छा बोधक वाक्य क्या होता है, यानी जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना अथवा श्राप दिया जाता है, यानी जिन कामों में हमें इच्छा, शुभकामना, यानी जैसा नहीं जिसमें लोगों को शुभकामना देते हैं, भाई तुम कामयाब हो जाओ, शुभकामनाएं देते हैं, उन वाक्यों को हमको लोग क्या बोलते हैं, इच्छा। जैसे देखोगे, तुम्हारा कल्याण हो, जैसे आशीर्वाद नहीं देते हैं, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, एक प्रकार की शुभकामना दी जा रही है। भारत माता की जय, यह एक प्रकार की इच्छा, भाई भारत माता की जय हो, तुम्हारा भला हो, तुम पास हो जाओ, ये क्या है, ये सारे इच्छा बोधक वाक्य हैं, यानी मेरी इच्छा है। ठीक है, ईश्वर करे तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, ये क्या है, ये इच्छा बोधक वाक्य है, यानी इसमें कोई व्यक्ति कोई इच्छा कर रहा है, या कोई अपनी भावना प्रकट कर रहा है, या किसी को शुभकामनाएं दे रहा है कि भाई तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम परीक्षा में पास हो जाओ। ठीक है, इन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन वाक्यों को इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेगा, संदेह बोधक वाक्य। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो संदेह बोधक वाक्य क्या बोला जाता है, इसमें देखिएगा। ठीक है, संदेह बोधक वाक्य में देखोगे, जिसमें संदेह या संभावना के, यानी जिसमें किसी काम के, किसी को लेकर के संभावना है, ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, इस यानी एक प्रकार की इसमें संदेह है। इसमें क्या होता है,
जिन वाक्यों में कोई ना कोई संदेह होता है, यानी डाउट है कि भाई हो सकता है तुमको जाना पड़े, हो सकता है कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, हो सकता है कि तुम बीमार हो सकते हो, भाई सर्दी आ रही है, ठीक है, इस प्रकार के कह सकते हो। शायद आज वर्षा हो, एक प्रकार की संभावना है ना, जैसे शायद आज वर्षा हो, एक प्रकार की क्या संभावना हम दर्ज कर रहे हैं, इसको संदेह बोधक वाक्य किसे बोलते हैं, जिसमें कोई ना कोई क्या होती है, संभावना, ठीक है, जिनमें कोई ना कोई संभावना व्यक्त की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं वाक्यों को हमको लोग क्या बोलते हैं, संदेह बोधक वाक्य कहते हैं, या संदेह बोधक वाक्य कहा जाता है, यानी जिन वाक्यों में कोई ना कोई संदेह प्रकट किया गया हो। ठीक है, तुमने ऐसा सुना होगा, भाई डाउट है, एक प्रकार का, सुना है कि नहीं सुना है, इसमें एक प्रकार का क्या है, संदेह है। ठीक है, अगला देखिएगा, शर्त बोधक वाक्य क्या होता है, शर्त बोधक, ठीक है, शर्त बोधक यानी इसमें एक बात या कार्य, इसमें एक बात या कार्य का होना या ना होने, या दूसरी बात या कार्य के होने का निर्भर करता है, यानी जैसे एक बात दूसरे बात पर निर्भर करती है। तुम यहाँ से चले, तुम चलते तो मैं भी साथ चलते, यानी क्या है, एक 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 आगे इसमें देखो, इसमें जो जिसमें शर्त बोधक होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर भाई तुम चलोगे तो मैं चलूंगा, अगर तुम यहाँ पर आते तो मैं ऐसा करता, ठीक है, अगर तुम खाना बना लेती तो मैं खाना खा लेता, क्या एक प्रकार की शर्त है ना, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। इन्हीं वाक्यों को हमको लोग क्या बोलते हैं, शर्त बोधक बोलते हैं। यहाँ पर वो शर्त, वो जुआ वाली शर्त नहीं है, सट्टा लगा रहे हैं, यहाँ पर शर्त क्या है वाक्य में, ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं ऐसा कर लूंगा, ठीक है, अगर तुम पढ़ लेते तो परीक्षा में पास हो जाते, शर्त एक प्रकार का ना, वही है ना, शर्त ही है ना, इसी को बोलते हैं शर्त बोधक वाक्य बोला जाता है। इनको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, शर्त बोधक। जैसे हो ना, यदि वर्षा ना होती तो अकाल पड़ जाता, एक प्रकार से भाई अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ जाता, अगर तुम पढ़े नहीं होते तो फेल हो जाते, अगर तुम पढ़ लिए होते तो पास हो जाते, एक शर्त है, नहीं पहली बात जरूरी है, वो शर्त के रूप में कही जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं वाक्यों को हमको बोलते हैं शर्त बोधक वाक्य कहते हैं, या शर्त बोधक वाक्य इनको कहा जाता है, या हम इसको शर्त बोधक वाक्य मानते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, जो हम इसमें एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, अवनति को लेकर के, जो काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, अगर जो बताने जा रहा हूँ आपको मैं पहले से बता दूं। ठीक है, अवनति देखिएगा, अवनति क्या होती है, ये बहुत आता है। देखो, अवनति एक प्रकार से, मैं थोड़ा सा नॉर्मल बता दूं आखिर ये चीज क्या, देखना भाई मेरे, जैसे मान लो कोई वाक्य है, वाक्य में जो कर्ता है ना, कर्ता के साथ क्रिया बदल जाती है, यानी कर्ता अगर पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी, ठीक है, या कर्ता अगर उसमें स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगी, अगर कर्ता उसमें एक वचन होगा तो उसमें जो क्रिया होगी वह भी एक वचन हो जाएगी। यानी क्या होती है, इसमें कर्ता और क्रिया के साथ क्या होती है, एक प्रकार से अन्वय, अन्वय, अन्वय का मतलब एक प्रकार से संबंध। देखेगा, अवनति से अभिप्राय है कि शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष काल आदि में एक रूपता, यानी क्या है कि अवनति के जरिए हम लोग क्या करते हैं, शब्दों को, अशुद्ध वाक्यों को ठीक करते हैं, और इसमें ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जो वाक्य, हम वाक्यों को कैसे शुद्ध करते हैं, तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे कर्ता क्रिया के आधार पर, यानी कर्ता के आधार पर क्रिया, जैसे मान लो कि हमारा कर्ता पुरुष है, तो क्रिया भी हमारी, यानी क्रिया भी जो हमारी होगी उसमें पुरुषवाचक आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे मोहन, मोहन दूध पीता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखोगे, मैं बता देता हूँ, जैसे मोहन दूध पीता है, तो मोहन क्या है, अगर आप देखो मोहन करता है, लेकिन मोहन जो है क्या है, एक अगर आप देखोगे क्या है, लड़का है, कह सकते हो पुरुष है, तो पीता भी क्या है, पीता भी एक प्रकार का क्या पुरुषवाचक है। तो यानी कह सकते हो कि जैसे मोहन करता है, तो इसकी क्रिया भी जो होगी वह क्या, एक वचन हो जाएगी, या एक वचन है बहुवचन हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसमें जो कर्ता होता है, यानी कर्ता पर क्रिया डिपेंड करेगी या क्रिया पर कर्ता डिपेंड करेगा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनति बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो सबसे पहले कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का संबंध, यानी जिसमें कर्ता के साथ, कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का संबंध होता है, यानी जैसी क्रिया होगी वैसे ही आपका कर्ता रहेगा, नहीं क्रिया के अकॉर्डिंग करता रहे। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो कर्ता या कर्म भी स्त्रीलिंग होगा, या क्रिया अगर पुल्लिंग है तो जो कर्ता और कर्म होगा वह भी पुल्लिंग होगा। अगर अगर मान लो आपकी जो क्रिया है, अगर आपकी जो क्रिया है, अगर वह एक वचन है,
तो कर्ता या कर्म भी एक वचन होगा। अगर क्रिया जो है वो बहुवचन है तो कर्म और कर्ता भी बहुवचन होगा। इसी के लोग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी क्रिया के अकॉर्डिंग हमारा, यानी क्रिया जैसे होगी, अगर क्रिया एक वचन है तो कर्ता कर्म भी एक वचन होगा। अगर हमारी क्रिया पुल्लिंग है तो हमारा कर्ता और कर्म भी पुल्लिंग होगा। अगर क्रिया हमारी, अगर आप कहे गए बहुवचन है तो कर्ता और कर्म भी क्या होगा, बहुवचन होगा। देखिएगा पहला इसमें रूल चलता है, देखिएगा यदि वाक्य में पहला पॉइंट क्या हमारा है, कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का अन्वय। देखिएगा कर्ता और कर्म के साथ, यानी कर्ता क्रिया जो है कर्ता और कर्म के अनुसार चलती है, उसी को बोलते हैं हम लोग अनुवय बोलते हैं। देखिएगा इसमें पहला क्या आता है, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अभिकारी हैं। अभिकारी का मतलब होता है कि जैसे मोहन करता है तो मोहन के बाद कोई शब्द नहीं है, ने नहीं है, को नहीं है, पो नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारी। देखो जैसे मैं खाता हूं, मैं के बाद मैं हो गया, यानी क्या है, करता है। तो खाता हूं, यानी मैं और खाता के बीच में कोई शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं है, कोई चीज नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारी बोलते हैं। जैसे शीला दूध पीती है, तो शीला क्या हो गया, करता है भाई मेरे, वही बोला ना। यानी हमारा जो कर्ता और कर्म दोनों अभिकारी होते हैं, कर्म भी हमारा अभिकारी। पीती है, अगर दूध जो है एक प्रकार का कर्म है, दूध, या कह सकते हो पीती है, ठीक है। यानी इसमें अगर आप देखोगे का, को, पो, इस प्रकार के जो शब्द हो नहीं आते हैं। देखिएगा यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अभिकारी हो तो कर्ता के साथ ने आदि परसर्ग या कर्म के साथ को परसर्ग ना लगा हो तो क्रिया के लिंग और वचन आदि कर्ता के अनुसार होंगे। जैसे अगर मैंने बताऊं, देखो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे कि हमारा जैसा कर्ता होगा, कर्ता अगर स्त्रीलिंग होगा तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्ता हमारा पुल्लिंग होगा तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता हमारा एक वचन होगा तो क्रिया भी हमारी एक वचन होगी। अगर आप देखोगे जैसे एग्जांपल क्या है, मोहन दूध पीता है, तो मोहन क्या है, मोहन अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मोहन एक प्रकार के हमारा कर्ता है, और मोहन क्या एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो क्या है, अगर आप देखोगे पुरुष है, पुरुषवाचक है। तो अगर आप देखोगे पीता भी क्या है, पुरुषवाचक, क्रिया भी हमारी पीता आ गया। पीती नहीं हमने लिखा, मोहन दूध पीती है हमने नहीं, पीती क्यों नहीं आया, क्योंकि जो मोहन यानी जो हमारा कर्ता है वह पुरुषवाचक है, या कह सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर पीती नहीं लिया, पीता लिखा है। ठीक है, आगे देखो शीला दूध पीती है, तो शीला क्या हमारा करता है, शीला क्या है, शीला करता है, ठीक है। और दूध क्या है, वो पीती है। तो शीला क्या, अगर आप देखो शीला पुल्लिंग है, सॉरी पुल्लिंग बोल रहा भाई, स्त्रीलिंग है, ठीक है। शीला क्या है, शीला स्त्रीलिंग है। तो अगर आप देखोगे शीला स्त्रीलिंग है, करता है, इसलिए जो हमारी क्रिया है पीती है, पीती क्या है, पीती इसमें क्रिया हो जाएगी, यानी जो काम कर रही है उसको हम बोलते क्रिया। तो शीला दूध पीती है, तो शीला क्या है, स्त्रीलिंग है, लड़की है, तो इसलिए हमने शीला दूध पीता नहीं लिखा, शीला दूध पीती है, क्योंकि हमारी इसमें जो अगर आप देखोगे जो करता है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारी क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। अगर देख लड़कियां खाना बना रही हैं, लड़कियां क्या है, बहुवचन है, और रही हैं ये भी बहुवचन है। अगर आप देखो लड़कियां क्या है, लड़कियां देखोगे तो क्या है, स्त्रीलिंग है, और एक क्या है, बहुवचन है। लड़कियां, एक लड़की बात नहीं, लड़कियां है, बहुवचन है। तो हमारा बना रही है, ये भी हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बना रही यानी जो खाना तो हो गया, बना रही क्या हमारी क्रिया है, तो बना रहा नहीं लिखा, लड़की खाना बना रही है, बना रही है, रही लिखा नहीं, बहुवचन में। उसी प्रकार से देखो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़के क्या है, लड़का करता है, पुरुषवाचक है, और दूसरा क्या, लड़के क्या है, लड़के क्या है, एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो बहुवचन है। लड़का क्या है, बहुवचन है। तो फुटबॉल खेल रहे हैं, या खेल रहा नहीं, खेल रहे हैं, रहे का मतलब होगा बहुत सारे खेल रहे हैं ना। तो यानी कहने का मतलब, यानी अगर हमारा कर्ता जो है अगर स्त्रीलिंग हो तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर हमारा कर्ता पुरुष है तो हमारी क्रिया भी पुरुष होगी, अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन होगी, अगर सॉरी अगर हमारा कर्ता जो है वह स्त्री अगर वह बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन होगी। देख नहीं रहे हो, बता ना, शीला दूध पीती है, शीला स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ हमने पीती लिखा, क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग में बदल गई। मोहन दूध पीता है, मोहन क्या है, मोहन अगर आप देखोगे पुल्लिंग है, एक प्रकार से पुरुषवाचक है, जिसको हम बोलते हैं पुल्लिंग है, पुरुषवाचक शब्द है। और मोहन क्या है, तो मोहन करता था, तो मोहन के साथ हमने पीती नहीं लिखा, पीता लिखा, क्योंकि पीता क्या है, वो भी क्या एक प्रकार से पुल्लिंग है, यानी पुरुषवाचक है, हिंदी में उसको पुरुषवाचक बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा,
नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या आता है, यदि कर्ता के बाद, ध्यान सुना, यदि कर्ता यानी जो होता कर्ता यानी जो ये देखो, यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग ना हो, तो परसर्ग यानी ना हो, तो कर्म के साथ को आदि परसर्ग के साथ क्रिया की अवनति में कर्ता के अनुसार होगा। देखो, मोहन शीला को, यानी मोहन तो हो गया कर्ता, शीला को क्या डांटता है, शीला के यानी मोहन क्या है, अगर आप देखोगे तो डांटती नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आप देखोगे मोहन यानी जो हमारा कर्ता है वह क्या है, पुरुषवाचक है, तो हमने अपनी जो क्रिया करी डांटता लिया, डांटती नहीं लिया। देखो, बिल्ली चूहे को खाती है, बिल्ली क्या है, बिल्ली एक प्रकार की क्या भाई मेरी स्त्रीलिंग है, ठीक है। चूहे को खाती है, खाती क्या है, खाती भी स्त्रीलिंग है। बिल्ली हमारी कर्ता थी, सॉरी, ठीक है, या कह सकते हैं बिल्ली हमारी क्या, एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि बिल्ली हमारी जो है करता है, ठीक है, या कह सकते करता है। और खाती भी हमारी, बिल्ली क्या थी, बिल्ली लिखी थी, तो यानी क्या है, स्त्रीलिंग है, बिल्ली स्त्रीलिंग है, तो हमारा जो क्रिया है, खाती जो क्रिया है वो भी क्या होगी, स्त्रीलिंग लिखा हमने। जैसे लड़कियां कुत्ते को भगा रही हैं, लड़कियां क्या है, बहुवचन है, लड़कियां क्या है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, और बहुवचन है, तो भगा रही हैं, भगा रही हैं, भगा दिया नहीं, भगा रही हैं, क्या है, ये भी बहुवचन हो गया। देख, लड़के कुत्ते को मार रहे हैं, लड़के क्या है, बहुवचन है, लड़के क्या है, बहुवचन है, कुत्ते को, देखो यहां पर देखोगे, इन वाक्यों में देखोगे बना रही है, और यहां पर देखोगे शीला को, चूहे को, कुत्तों को, कुत्तों को, यानी इसमें अगर आप देखोगे कि जो हमारा ये जो कर्ता, यानी अगर देखोगे दूसरा जो शब्द है, जो अगर आप देखोगे जो कर्ता के बाद आ रहा है उसमें को आ रहा है, तो यानी कहने का मतलब कि इसमें जो कर्ता होगा कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, यानी कर्ता जैसे मोहन के अकॉर्डिंग हमने डांटता लिया, बिल्ली अगर आप देखोगे तो क्या था, एक प्रकार से अगर आप देखोगे स्त्रीलिंग था तो हमने खाती भी स्त्रीलिंग लिया, यानी क्रिया को स्त्रीलिंग लिया। लड़कियां हमने, लड़कियां बहुवचन था तो हमने देखा भगा रही, यानी क्रिया को भी हमने एक प्रकार से बहुवचन रखा है। लड़के कुत्ते को मार रहे हैं, यानी लड़के क्या है, बहुवचन है, तो हमने मार रहे हैं उसको भी हमने क्रिया को भी हमने बहुवचन रखा है। अगला देखिएगा, यदि कर्ता के बाद, यदि कर्ता के बाद यानी कर्ता के बाद ने आ रहा हो, देखो मोहन ने, राम ने, उषा ने, इस प्रकार के ने, ठीक है, पर यानी यदि कर्ता के बाद ने हो और कर्म के बाद को हो, कर्म के बाद अगर को हो, तो परसग ना हो, तो क्रिया, क्रिया जो होगी कर्म के अनुसार चलेगी, क्रिया किसके अनुसार चलेगी, जो कर्म होगा। जैसे मोहन ने रोटी खाई, रोटी क्या है, रोटी अगर आप देखो कर्म है, रोटी क्या कर्म है, मोहन क्या था, अगर आप देखो मोहन, देखो मोहन क्या है, पुरुष है, पुरुषवाचक है, कर्ता तो हमारा है, लेकिन कर्ता होते हुए भी हमने खा ही लिया, खाया नहीं, क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तीसरा जो इसमें बता रहा है, इसमें जो होगा कर्ता होगा ना, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया नहीं चलेगी, बल्कि जो कर्म है कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया रहेगी, यानी जैसे रोटी है तो खाई, यानी इसमें अगर आप देखोगे तो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलती है, बल्कि कर्म के अनुसार क्रिया चलती रही है। कर्म क्या है, रोटी है। जैसे शीला ने दूध पिया, शीला क्या, दूध, दूध क्या, अगर आप दूध देखोगे तो एक प्रकार से दूध है, तो शीला ने दूध पी, पी नहीं हमने की, पिया लिखा, ठीक है, क्या होगा, तो यानी इसमें जो दूध है उससे डिसाइड हुआ कि क्रिया कैसे होगी, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार हमारी क्रिया चल रही। देखो, लड़के ने 3 किताबें पढ़ी, लड़कों ने 3 किताबें, किताबें हमने यहाँ पर जो हमारा कर्म है किताबें हैं, तो उसी किताबों के यानी कर्म के अनुसार हमारी क्रिया है, किताबें थी ना तो इसलिए हमने पढ़ी लिखा, पढ़ा नहीं पढ़ी लिया। लड़कियों ने बहुत आम खाए, क्या, लड़कियों ने बहुत आम, बहुत क्या होगा, बहुत एक प्रकार से कहते आम खाए, इसलिए उसी, यानी इसमें अगर आप देखोगे तो कर्म के अनुसार जो होती है वो हमारी क्रिया चलती है, किसके अनुसार क्रिया चलती है, कर्म के अनुसार। तो यही शुरू में बता दिया था अगर आप देखोगे, यानी कर्ता और कर्म के अनुसार हमारी जब क्रिया बदलती, क्या बोला भाई, कभी हमारी कर्ता के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया बदल जाती है, कहीं कहीं पर हमारा उसमें जो कर्म होगा कर्म के अनुसार जो अगर आप देखेंगे वह हमारी जो क्रिया होती है वह बदलती रहती है, ठीक है, इस प्रकार से आता है। अगला देखिएगा, अगर आप देखोगे इसमें क्या है, संज्ञा और सर्वनाम, यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ अन्वय क्या, देखिएगा वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम के लिंग वचन उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार होते हैं जिनमें स्थान इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे मोहन का घर यही है, वह हमारे कॉलेज में पढ़ता है, तो क्या अगर आप देखो इसमें अगर संज्ञा होगी, पहले वाक्य में अगर संज्ञा होगी दूसरे में भी हमें संज्ञा दिखाई देगी।
अगर सर्वनाम होगा तो हमें सर्वनाम दिखाई देगा। यानी यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम, यानी संज्ञा संज्ञा के साथ संज्ञा, सर्वनाम के साथ सर्वनाम का क्या अन्वय होगा। संज्ञा के साथ संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या होता है, सर्वनाम आता है। अगर आप देखोगे मेरे भाई आज रात को देर से आएंगे, यानी मेरे भाई आज रात को देर से आएंगे क्योंकि वह सर्कस देखने गए। देर से आएंगे, देखने गए हैं, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर संज्ञा के साथ संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या है, सर्वनाम आ रहा है। ठीक है, देखो राजा ने अपनी लड़कियों से पूछा तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो अंग्रेजी प्रभाव के कारण सही नहीं है। यानी जैसे वाक्य लिखा है, राजा ने अपनी लड़कियों से पूछा तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो यहाँ पर राजा ने अपनी लड़कियों से पूछा तुम किसके भाग्य का खाती हो। इस प्रकार से यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संज्ञा के साथ संज्ञा, सर्वनाम के साथ सर्वनाम का अन्वय आएगा, ये यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, अगला देखिएगा, संबंध का संबंधी के साथ अन्वय। संबंध मतलब इसमें संबंध क्या, मोहन का लड़का है, तो मोहन का क्या संबंध है ना, मोहन का क्या है, लड़का है। संबंध अगर रहेगा, संबंध संबंधी का अन्वय क्या होगा, जैसे अगर आप देखो संबंध संबंधी में क्या है, संबंध कारक के लिंग वचन उसके संबंधी के अनुसार होते हैं। देखो बिट्टू का स्वेटर काला है, बिट्टू का स्वेटर है ना, तो बिट्टू का, ठीक है, तो स्वेटर जो काला जो आएगा वो एक प्रकार से क्या आएगा, संबंध बता रहा है। यह मेरी पुस्तक है, तो क्या यह मेरी क्या है, पुस्तक है, तो यह क्या होगा, अगर आप देखें पुरुषवाचक है जैसा होगा वैसे इसमें पुस्तक भी रहेगी। जैसे गौरव की गाड़ी टूट गई, यानी इसमें हमें देखो गौरव की क्या है, गाड़ी है, तो गौरव अगर आप देखा तो लड़का एक पुरुष है, तो टूट गई ये भी क्या है, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पुरुषवाचक आ गया, टूट गई है ना। यानी इसमें संबंध जो रहेगा, यानी संबंध के आधार पर ही क्या रहेगा, जैसे संबंध रहेगा, संबंध अगर आप देखोगे वो अगर उसमें स्त्रीवाचक है तो स्त्रीवाचक रहेगा, पुरुषवाचक है पुरुषवाचक रहेगा, एक वचन है एक वचन रहेगा, और बहुवचन है तो बहुवचन है, यानी संबंध इसमें बताएगा। जैसे अगला देखिएगा, इसमें क्या है, विशेषण और विशेष, विशेषण के अंदर, विशेषण पता किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे विशेषण के अकॉर्डिंग वो सारा बदलता है, कैसे बदलेगा, नहीं विशेषण, जैसे एग्जाम्पल देखो, यदि विशेष के पहले या बाद में विशेषण का प्रयोग हो तो क्या करें, यदि विशेष के पहले या बाद में विशेषण का प्रयोग हो तो आकारांत विशेषण के लिंग वचन के अनुसार, यानी इसमें जैसे विशेषण होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगा विशेषण। जैसे काला हाथी, काली गाय और काले जानवर, तो इसमें क्या है, काला एक प्रकार का विशेषण है, हाथी की विशेषता कौन बता रहा, काला बता रहा, गाय की विशेषता काली बता रही है, और जानवर की विशेषता काले बता रहे हैं। यानी क्या है, विशेषण क्या है, यानी जो किसी किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उसी को विशेषण बोलते हैं। उसी प्रकार देखोगे लड़का, बड़ा क्या बता, लड़का क्या है, लड़की की विशेषता कौन बता रहा, बड़ा बता रहा, लड़की की विशेषता कौन बता रही, बड़ी बता रही है। उसी प्रकार से लड़के की विशेषता बड़े बता रहे हैं। मोटा आदमी का, आदमी की विशेषता किसने बताया, मोटा शब्द ने बताया, तो मोटा क्या है, विशेषण है। ठीक है, और जैसे मोटा है तो उसी प्रकार से हमने आदमी लिया। अब जैसे मोटी है, मोटी क्या विशेषण है, तो मोटी क्या है, हमने औरत है, तो औरत भी एक स्त्रीलिंग है और मोटी भी स्त्रीलिंग है, यानी जैसे विशेषण होगा वैसे ही उसकी विशेषता होगी। ठीक है, मोटे बच्चे, मोटे क्या है, अगर आप देखोगे बहुवचन है मोटे, और यानी मोटे की विशेषता, और फिर उसमें जो बच्चे थे उसमें हम बच्चे लिखा, हमने भी बच्चे को भी क्या बच्चा नहीं लिखा, बहुवचन लिखा। यानी अगर आप देखोगे तो विशेषण और जैसे विशेषण होगा उसका उसका भी होगा, यानी अगर विशेषण स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा, विशेषण पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा, अगर विशेषण एक वचन है तो एक वचन होगा, अगर विशेषण बहुवचन है तो हमारा जो उसकी क्रिया होगी वह भी क्या होगी, बहुवचन होगी। तो यानी विशेषण भी जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग हो अगला, यानी उसका जो क्रिया होगा जो कर्ता होगा बदल जाएगा, यानी विशेषण को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसी आधार पर देखोगे संबंध, यानी संबंध अगर कर्ता कर्ता यानी संबंध जो है अगर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है या कह सकते हैं एक वचन है बहुवचन है, उसके आधार पर उसका उसका जो कर्म है या उसका जो क्रिया होगी वो बदलेगा। वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अगर संज्ञा है, अगर मान लो संज्ञा एक वचन है द्विवचन है बहुवचन है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो उसमें जो सर्वनाम आएगा वह भी उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर संज्ञा एक वचन है सर्वनाम भी एक वचन आएगा, अगर संज्ञा बहुवचन है सर्वनाम भी बहुवचन आएगा, अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग आएगा, अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो
सर्वनाम भी पुल्लिंग आएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यानी जैसे रहेगा, यानी जैसे संज्ञा रहेगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्वनाम रहेगा। यानी संज्ञा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, बहुवचन है, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग सर्वनाम भी चलता है। तो यही अवनिति में आपको यही बताया जाता है। ये 4-5 आपको एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर देखोगे ना, इसमें जो क्रिया होगी, क्रिया के अकॉर्डिंग कर्ता और कर्म रहेगा। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो कर्म और कर्ता भी कर्म, यानी कर्म और कर्ता भी, यानी क्रिया के अकॉर्डिंग ही कर्ता और कर्म रहेंगे, ठीक है? अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो कर्म और कर्ता भी स्त्रीलिंग होगा। अगर क्रिया पुल्लिंग है तो कर्ता और कर्म भी पुल्लिंग है। यानी कहने का मतलब है कि एक जैसा होगा वैसे दूसरा आएगा। यानी इसमें क्रिया का भी, क्रिया के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी क्या है कि इसमें अवनति, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और आता भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? इसको ध्यान से कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। और ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, चैप्टर नंबर 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे इसमें अवनति आया भी, आता भी रहता है, पूछा भी जाता है। और इसमें जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, अर्थ के आधार पर कौन-कौन से वाक्य हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मय बोधक वाक्य है, ठीक है? या ये जो आपको दिए गए हैं, ठीक है? इन चीज़ों को ज़रूर करके जाइएगा। आप बाकी भी चैप्टर की क्लास मैं लगातार करवाता हूँ, डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, अगर कुछ बचा हुआ है। और एक क्लास मैं लगातार करवा रहा हूँ, पूछना होगा तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? और इसमें जो-जो बचा हुआ आगे भी करवा दूँगा।